Good morning everyone. Today in second part of active passive voice I will tell you why we use active voice and sometime passive voice. A sentence we can say in active voice and the same sentence we can say in passive voice. तो हम इसको अलग अलग तरीके से यूज क्यों करते हैं आज मैं आपको ये बताऊंगी द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्टिव वॉइस एंड देन पैसिव वॉइस. The subject of the sentence is the most important part and usually comes at the beginning. बोला गया है कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. क्यों होता है? बिकॉज सब्जेक्ट सेंटेंस जो स्टार्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम बिल्कुल शुरुआत में ही सब्जेक्ट को रखा जाता है. ओनली इम्परेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हिडन होता है, उसको रखा ही नहीं जाता है. फॉर एग्जाम्पल कम हेयर, तो कम हेयर में यू हिडन होता है और ये आपका कॉमन सेंस है कि ये यू को ही बोला गया है. ठीक है, तो ये आपके इम्परेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है, इसको नहीं रखा जाता है. एंड अनदर सेंटेंसेस में ये जो आपका सब्जेक्ट होता है वो उसको बिगनिंग में रखा जाता है, या फिर इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है. बट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. When it comes at the end, our brain is less likely to register it as important as it is. तो क्या बोला गया है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट को बाद में रखा जाएगा तो वो जो सारी चीज़ें पहले आई हैं वो हमारा ब्रेन जल्दी से कैच करेगा और जब बाद में आएगा तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. एंड दिस इज़ द रीज़न कि हम सम टाइम क्या करते हैं, सेंटेंस को एक्टिव में बोलते हैं और सम टाइम हम पैसिव में बोलते हैं. When we want to tell about an action but we don't want to mention who does it. देखिए, जब हमें कोई काम जो हुआ है उसको हाईलाइट करना है कि क्या हुआ है तो हम क्या करते हैं, उसको सब्जेक्ट के प्लेस पर रखते हैं और बाद में किसने किया ये हम नहीं भी लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है. कैसे कि जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट जिनको भी अपॉइंट करती है ना, तो वो जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. मान लीजिए कि किसी भी बैंक का CEO है या डायरेक्टर है, वो कौन है और किसने अपॉइंट किया ये बहुत ही ज़्यादा कम इम्पॉर्टेंस रखता है. तो इसमें अभी मैंने एग्जाम्पल भी इसी तरीके का कुछ दिया हुआ है, देखते हैं. अशोक लवासा हैज़ बीन अपॉइंटेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक. ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक अगर पूछा जाए आपको कि वाइस प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया, अशोक लवासा. ठीक है, अब देखिए हु अपॉइंटेड है ना, अपॉइंटेड, हु अपॉइंटेड ये बहुत ही ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है, ये इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है. यू मस्ट नो हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक. सो अशोक लवासा. एंड हम इसको कैसे लिखेंगे, अशोक लवासा हैज़ बीन अपॉइंटेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक. अब देखिए, हेयर यू ओनली डिस्क्राइब व्हाट हैपन, क्या हुआ, किसको अपॉइंट किया गया. ठीक है, विदाउट मेंशनिंग हु एक्चुअली डिड इट. अब किसने अपॉइंटमेंट किया है ना, किसने अपॉइंटमेंट किया, हु, ये इसमें नहीं लिखा है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ना. तो दिस इज़ द रीजन कि हम इसको हम पैसिव में बनाएंगे. मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव टू राइट
essay on the vice president of Asian Development Bank. Okay, this is the topic of your essay writing. So how will you write it? You must start with who is vice president of development bank. ओके सो आप कैसे करोगे? अशोक लवासा हैज़ बीन अपॉइंटेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। बिकॉज आपका ऐसे राइटिंग का जो सब्जेक्ट दिया गया है वो दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आपको ये अशोक लवासा को बार बार क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट के प्लेस पर लगाना पड़ेगा। यहाँ बहुत मैटर नहीं करेगा कि वो किसने अपॉइंट किया था। ओके तो आप जब भी यू आर गिवन एनी सब्जेक्ट टू राइट डाउन ऑन इट, एनी टॉपिक टू राइट डाउन ऑन इट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसी को आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गिवन द टॉपिक एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, अब देखिए एयर पोल्यूशन कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि ये खुद से हो जाएगी, है ना? तो आप इस टॉपिक पे कैसे लिखेंगे? अब आप क्या लिखेंगे? एयर पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग। ओके किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जा रहा है। तो एयर पोल्यूशन खुद से तो नहीं हो जा रहा है, वो किया जा रहा है। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंस आप किसको देंगे? सब्जेक्ट को देंगे। एंड जब सब्जेक्ट आपका रिसीवर होगा तो आपको जो सेंटेंस है वो किस में बनाएंगे? आप पैसिव वॉइस में बनाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द रीज़न कि पैसिव वॉइस में हम कभी कभी सेंटेंसेस को क्यों बनाते हैं। टू गिव इम्पॉर्टेंस टू रिसीवर, हम रिसीवर को इम्पॉर्टेंस देने के लिए उसको हम सब्जेक्ट के प्लेस पर रखते हैं। तो इन दिस केस हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। अनदर एग्जाम्पल, अनदर यूज ऑफ पैसिव वॉइस इज when we want to emphasize the object instead of subject। अब देखिए emphasize यानी कि हम उसी को importance दे रहे हैं, यहाँ पे भी सेम बात बोली गई है। तो तब भी हम क्या करेंगे? पैसिव में बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नेशनल डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड। अभी देखिए यहाँ पर नेशनल डॉक्टर्स डे, आपको ये भी टॉपिक दिया जा सकता है लिखने के लिए, तब आप क्या करेंगे? इसको इम्पॉर्टेंस देनी है। अब ये नेशनल डॉक्टर्स डे ये खुद तो सेलिब्रेट हो नहीं जाएगा ना, तो दिस इज रिसीवर, ये लोगों के द्वारा क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। So National Doctors Day is celebrated in India every year on 1st July. Okay, तो it's celebrated, it's celebrated। ठीक है, तो this is receiver but it is now at the place of subject। Okay, how to change active voice into passive? I will explain you some rules how to change. Rule number 1, object in active voice becomes subject in passive voice। अभी देखिए सबसे पहला रूल क्या कहता है? आपको क्या करना है? एक्सचेंज करना है। किसे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से। जो ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस, जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या करते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं पैसिव वॉइस का। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखते हैं। रस्किन बॉन्ड हैज ऑथर्ड द बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये देखिए करंट अफेयर का सेंटेंस मैंने लिया है। रस्किन बॉन्ड ने अभी एक बुक लिखी है, क्या नाम है उसका? अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। ओके, रस्किन बॉन्ड हैज ऑथर्ड, तो हु ऑथर्ड? किसने लिखा? रस्किन बॉन्ड ने लिखा। ओके, सो दिस इज सब्जेक्ट एंड नाउ सब्जेक्ट इज डूअर, दैट्स वाई दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। नाउ सी द पैसिव वॉइस। अभी देखिए
If you are given to write down something about Ruskin Bond, then you will write down like that. Ruskin Bond has authored the book A Song of India. If you are given the topic, the book A Song of India, then you must put the book A Song of India as a subject. बेटा अब आपको यही समझना है कि सब्जेक्ट के प्लेस पर उसे रखेंगे जिस पे आपको बोलना है, जिस टॉपिक पे आपको जिसको आपने इम्पोर्टेंस देनी है. ओके, ये भी क्लियर करते रहिए अपने माइंड में. अभी देखिए पैसिव वॉइस. अभी देखिए मैंने आपको बताया फर्स्ट रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर रखा जाएगा एंड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर. द बुक, अभी यहाँ पर देखिए कि हाउ डू यू नो कि दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. आई टेल यू इजी वे हाउ टू रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ये भी मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ. कैसे पता करेंगे? व्हाट एंड टू whom, ये दो क्वेश्चन का आंसर ही होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. आपको मैंने इंट्रांजिटिव में बताया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आई टोल्ड यू दैट देयर, मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था. ओके, सो अभी देखते हैं व्हाट हैज रस्किन बॉन्ड ऑथर्ड. आंसर क्या आएगा? व्हाट का क्या आएगा? द बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया. ओके, सो व्हाट का आंसर आया दिस. तो दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये भी आपको रिकॉल कराती हूँ एक बार. ओके, सो दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सो यू हैव टू पुट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. तो आप इसको सब्जेक्ट के प्लेस पर रख देंगे. द बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया हैज़ बीन ऑथर्ड. अभी देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पर बीन नहीं था और यहाँ पर बीन आया है. मैं आपको ये जो रूल हैं ये आपको रटने नहीं है बिल्कुल भी. आई विल टीच यू लॉजिकली. यू मस्ट नो कि ये यहाँ पर बीन क्यों आया. मैं आपको लॉजिक से पढ़ाऊँगी. एक बार आप समझ लोगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा. यू कैन मेक ऑन सेल्फ द रूल्स हाउ टू चेंज एनी एक्टिव इनटू पैसिव. ठीक है, मैं आपको लॉजिक बता दूंगी, उसके बाद आप खुद से कर पाओगे. द बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया हैज़ बीन ऑथर्ड बाय रस्किन बॉन्ड. अभी देखिए यहाँ पर रस्किन बॉन्ड ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आया है एंड इट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट एजेंट. ऑब्जेक्ट एजेंट बोलते हैं इसको यहाँ पर. ओके, ऑब्जेक्ट एजेंट. अब देखिए, अब मैं आपको इसको और इसको हिंदी में भी बताती हूँ कैसे. रस्किन बॉन्ड हैज़ ऑथर्ड द बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया. इसे हम बोलेंगे तो रस्किन बॉन्ड लिख चुके हैं द बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया. ठीक है, अब इसको करेंगे द बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया हैज़ बीन ऑथर्ड बाय रस्किन बॉन्ड. इसको हम कैसे बोलेंगे? एक किताब जिसका टाइटल है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया लिखी जा चुकी है रस्किन बॉन्ड के द्वारा. ठीक है, अब देखिए ये रिसीवर है ना, इसको लिखा गया किसी के द्वारा, लिखा गया किसी के द्वारा. राइट, तो किया गया एक तरीके से आपको अपने माइंड में करना है कि ये काम किसी के द्वारा किया गया और जो करने वाला होता है किसके द्वारा किया गया. इट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट एजेंट. इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट एजेंट. एजेंट का क्या मतलब होता है? कोई जो काम करता है उसी को बोलते हैं ना. जैसे कि हम लोग को कहीं घूमने जाना होता है तो हम लोग कहते हैं एजेंट, ट्रैवलिंग एजेंट से बुकिंग करा लेते हैं. यानी कि वो क्या करता है? वो बुकिंग का काम करता है, तो एजेंट बोलते हैं इनको. ऑलराइट, चलिए रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 क्या कहते हैं? द एजेंट ऑफ अबव is not always mentioned in the passive voice because it is understood from the rest of the sentence. अभी देखिए, जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम बाय एंड ऑब्जेक्ट एजेंट आपको सेंटेंस में मिल ही जाएगा. यही बता रहा है कि समटाइम्स एजेंट
ऑफ अ वर्ब इज नॉट ऑलवेज मेंशन्ड। कभी कभी सेंटेंस में एजेंट किसके द्वारा किया गया ये नहीं दिया होता है, एंड ये कैसा होता है, ये अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो कैसे होता है, अभी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे होता है। ठीक है, पहला एग्जांपल, द विंड कैन नॉट बी सीन। अभी देखिए, द विंड कैन नॉट बी सीन, हवा को किसी ने देखा, कोई देख सकता है, नहीं देख सकता है, यही बताया गया है। हवा को नहीं देखा जा सकता है, हवा को नहीं देखा जा सकता है, विंड को नहीं देखा जा सकता है। अब देखिए, एजेंट यहाँ पर कौन है, अगर हम अंडरस्टूड है बाय एनी वन, अगर हम यहाँ पे ये लिख दें या नहीं भी लिखें तो भी अंडरस्टूड है कि किसी के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है हवा को, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल, माई वॉच हैज बीन स्टॉलन। अभी देखिए, आपकी वॉच चोरी हो गई है ना, अब आपको नहीं पता है किसने चुराई, तो आप कैसे बोल दोगे यहाँ पर कि बाई जो भी पर्सन है ना, तो आप नहीं कर बोल सकते हो। तो अभी आप एकदम से पता चला आपकी वॉच चोरी हो गई है, तो आप क्या बोलोगे, माई वॉच हैज बीन स्टॉलन, वो चुरा ली गई है। ठीक है, अभी अभी चुरा ली गई है, बट आपको नहीं पता है कि किसके द्वारा चुराई गई है, तो आप इसको नहीं लिखोगे। द थीफ वॉज अरेस्टेड, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। देखिए, द थीफ वॉज अरेस्टेड, अभी देखिए चोर को पकड़ लिया गया था। ठीक है, अब किसके द्वारा, कौन अरेस्ट करेगा, ऑब्वियस है कि पुलिस ही करेगी। ओके, सो दिस इज अंडरस्टूड। दैट्स वाई समटाइम्स इन फ्यू सेंटेंसेस नो नीड टू मेंशन एजेंट ऑफ द वर्ब। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, देखते हैं। इफ द वर्ब टेक्स बोथ अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव, ईदर ऑब्जेक्ट कैन बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। अभी देखिए, रूल नंबर 3 क्या कहता है, आपने जैसे कि पहले भी पढ़ा हुआ है ट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अ सेंटेंस कैन हैव बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वहाँ उस केस में क्या करेंगे, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं, डायरेक्ट भी मिलता है एंड इनडायरेक्ट भी मिलता है, तब आप एक्टिव वॉइस को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो रूल कहता है कि दोनों को हम सब्जेक्ट के प्लेस पर रख के दो तरीके से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। सीधा एग्जाम्पल कैसे बना सकते हैं, सब्जेक्ट, अभी देखिए यहाँ पर आई गेव हिम अ बुक, आई सब्जेक्ट, गेव वर्ब, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है टू हुम का क्वेश्चन पुटअप किया, हिम, अ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई गेव हिम अ बुक, मैंने उसे एक किताब दी। अब देखिए किसे दी, हिम को दी, तो दिस इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दिया, अ बुक, तो दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको ये तो रिकॉग्नाइज हो गया सेंटेंस में कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी गिवन है एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी गिवन है। तो हाउ टू चेंज इनटू पैसिव, हम दोनों से कर सकते हैं। पहले हम इनडायरेक्ट वाले से कर रहे हैं। सी, ही वॉज गिवन अ बुक बाय मी, उसको एक किताब दी गई मेरे द्वारा। ही वॉज गिवन अ बुक बाय मी, उसको एक किताब दी गई मेरे द्वारा। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, ये देखिए, आपका आ बुक को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया था एंड यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। आ बुक वॉज गिवन टू हिम बाय मी, एक किताब दी गई उसे मेरे द्वारा। ओके, अभी आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में दिए गए हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ, तो यू कैन मेक द सेंटेंस विथ बोथ, दोनों के साथ आप बना सकते हैं एज अ सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ओ वेरी इंपॉर्टेंट,
दिस इज टेबल. सी, सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस, सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव. अभी देखिए सब्जेक्टिव केस को ही नॉमिनेटिव केस बोलते हैं. सब्जेक्टिव केस को ही क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस बोलते हैं. बिकम्स ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. तो अब क्या हुआ, ये यहाँ पर देखिए, इफ यू यूज आई एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो ये क्या है? आई जो है नॉमिनेटिव केस है. नॉमिनेटिव आई को हमेशा सब्जेक्ट के प्लेस पर ही रखा जा सकता है, इसे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं रख सकते हैं. आई का ऑब्जेक्टिव केस आपको क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा. मी, आई का क्या है? मी है. ये आपको ऑलरेडी लर्न है, बट कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है. ठीक है, आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है. ओके, अभी देखिए एक्सचेंज करना है, तो फिर मान लीजिए कि यू गेट आई एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो आप पैसिव में आई को मी में चेंज करेंगे. और मान लीजिए कि आपका जो मी है वो एक्टिव में क्या है? ऑब्जेक्टिव केस पर लिखा हुआ है. मान लीजिए ऑब्जेक्टिव केस यानी कि वो ऑब्जेक्टिव उसको बना के वहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाकर रखा गया है, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही बनेगा टू के लिए. तो मी को हमने किस में चेंज करना पड़ेगा? आई में करना पड़ेगा. आपको प्लेस का ध्यान रखना है. सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखेंगे तो आई लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखेंगे तो मी लिखेंगे. वी, अस, यू, they, them, he, him, she, her, it, whom, सॉरी, हु का क्या करेंगे? whom करेंगे. हु का क्या करेंगे? whom करेंगे. ओके, तो ये आपका टेबल है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए. अभी यहाँ पर देखिए हु, जब हम सब्जेक्ट पूछते हैं हु गेव, इसी बैक जाते हैं एक बार, हु गेव हिम अ बुक, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हु गेव हिम अ बुक. अभी यहाँ पर ही आपको फिर से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए. हु का मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट. हु का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट. अगर हम हु का यूज कर रहे हैं क्वेश्चन वर्ड से, अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो हु आपका क्या, कौन से प्लेस पर आया? सब्जेक्ट के प्लेस पर आया. ठीक है, अभी देखिए टू हुम, ये कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पर भी देखिए ये देखिए, ये आपका सब्जेक्टिव केस है हु, एंड हुम आपका ऑब्जेक्टिव केस है. ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं. Rule number 5. In passive voice, only third form of the verb or past participle is used as a main verb in passive voice. बेटा आपको क्या करना है कि जब एक्टिव वॉइस वाला आप सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको. रस्किन बॉन्ड राइट्स ह्यूमरस स्टोरीज. स्टोरीज आई मिस हो गया यहाँ पर. रस्किन बॉन्ड राइट्स ह्यूमरस स्टोरीज, राइट्स. दिस इज मेन वर्ब. दिस इज मेन वर्ब. ओके, सो मेन वर्ब, दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. दिस इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ओके, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. अब आपको कोई भी टेंस हो, वहाँ पे जो मेन वर्ब होगा उसे आपने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा पैसिव वॉइस में. उसे आपने कौन सी फॉर्म में चेंज करना होगा? पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में चेंज करना है. और यही रूल नंबर 5 कह रहा है. अब देखिए, अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा.
ये है रूल नंबर 5। इन पैसिव वॉइस ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और पास्ट फॉर्म इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब इन पैसिव वॉइस। तो अभी आपका ये क्लियर होना चाहिए कि आपको मेन वर्ब कोई भी टेंस हो, अगर मान लीजिए यहाँ पर रस्किन बॉन्ड रोट लिखा होता तो दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो भी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो भी ये थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वी सेलिब्रेट ग्लोबल फैमिली डे ऑन 1 जुलाई। सेलिब्रेट ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, एंड इट विल बी चेंज्ड इनटू थर्ड फॉर्म। ओके, सेलिब्रेटेड हो जाएगा। यहाँ पर मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म आए, फर्स्ट फॉर्म आए, सेकंड फॉर्म आए, या फिर आपको थर्ड फॉर्म भी देखने को मिलेगी आगे, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। इसी थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ओके, अभी आप देखेंगे ये वाला रूल तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। सी रूल नंबर 5। इन पैसिव वॉइस ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब इन पैसिव वॉइस। यही बोल रहे हैं कि पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मेन वर्ब की। ऑलराइट, चलिए दीज आर द कॉमन रूल्स जो आपको अप्लाई करने होते हैं। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू टेंस वाइज, है ना। सो एक चीज़ और है, दिस इज़ द लास्ट फॉर टुडे। आज आपको बस ये वाली चीज़ और क्लियर कर दूँ मैं, इसके बाद आई विल स्टार्ट बाय टुमारो टेंस वाइज। आई विल कवर प्रेजेंट टेंस, all 4 tenses. I will explain you the sentence structure in active voice and then in passive voice, कि आपका टेंस भी रिवाइज हो जाएगा एक बार। एंड टेंस आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो आपका ये भी रिवाइज हो जाएगा एंड आप एक्टिव पैसिव वॉइस भी लर्न कर लोगे। एक चीज़ आपको ये मैं बता देती हूँ, वी क्या होता है। बी मीन्स होता है होना। बी मीन्स क्या होता है, होना, किसी चीज़ का होना। ठीक है, तो बी मीन्स होता है होना। बी रूट वर्ब है, रूट वर्ड है, ये रूट वर्ब होता है। तो बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, क्या होती है फर्स्ट फॉर्म, इज, एम, आर। ओके, बी फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर। इज को यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में, एम का यूज होता है आई के साथ, आर का यूज होता है प्लूरल के साथ। सो दिस इज फर्स्ट फॉर्म। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज, एम, आर, एंड एज पर द सब्जेक्ट बी मस्ट पुट दिस। अभी सिंगुलर सब्जेक्ट आपको मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई नेम मिल जाता है, या फिर नेम नहीं है, ही, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, इसे दिस इज सिंगुलर तो इज लगाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है मोहन, तो मोहन के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, राइट। तो ये आपका बी की फर्स्ट फॉर्म होती है। आई के साथ हम लगाते हैं, आर के लिए देख लेते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, तो स्टूडेंट्स को अगर सब्जेक्ट पे रखा गया है तो आई स्टूडेंट्स के साथ आर लगाएंगे, या दे के साथ में क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ओके, ये आपको पहले से ही पता होगा, फिर भी अब देखिए व्हाट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ बी। सेकेंड फॉर्म ऑफ बी है वॉज एंड वर। वॉज को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, वर को प्लूरल के साथ में करेंगे। नेक्स्ट थर्ड फॉर्म इज वीन। ये आपकी जो बी की फॉर्म्स हैं, इन्हीं फॉर्म से हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। एंड अब आपको मैं बता देती हूँ, पढ़ाई एकदम से क्या बोलते हैं, पढ़ाई फ़नी तरीके से करते हैं तो और अच्छे से लर्न होता है। ठीक है, यू जस्ट थिंक कि दिस इज़ गेम फॉर यू और यू हैव टू लर्न। जैसे आप नया गेम आता है तो आप अच्छे से सीख जाते हो उसको बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी टेंशन के, वैसे ही ये भी एक गेम है कि आपको एक्टिव वॉइस पैसिव में चेंज करना है। दिस इज़ गेम फॉर यू। ओके, तो आप क्या करेंगे, आप इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे, ये गेम है। ओके, इसके बाद हम बहुत सारी एक्टिविटी करेंगे। तो
अब आप देखिए कि एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो बी इज योर फ्रेंड, बी आपका दोस्त होगा पैसिव वॉइस में किसी भी एक्टिव वॉइस को चेंज करने के लिए। आई विल टेल यू टुमारो हाउ वी इज योर फ्रेंड टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव, ये तो मैं आपको कल बताऊंगी। ओके चलिए, सो डू वन थिंग, आई एम गोइंग टू टेल यू some sentences and you have to write down in comment box the sentences. How to write down, I tell you before. If I say sentence number 1, you listen the sentence number 1 and after that write down in comment box, is it active or passive. आपको क्या करना है, जब मैं सेंटेंस बोलूँगी आपको वो ध्यान से सुनना है। ओके, मैं बताऊँगी सेंटेंस नंबर 1, तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में 1 नंबर डालेंगे, डस्ट करेंगे और उसके सामने क्या करेंगे, ए और पी, ए फॉर एक्टिव वॉइस एंड पी फॉर पैसिव वॉइस, एंड प्लीज़ राइट डाउन योर नेम ऑल्सो। मैं आप ये दिस इज़ एक्टिविटी एंड दिस इज़ मैंडेटरी टू ऑल ऑफ यू। अभी देखिए कि आप वहाँ पर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे एंड सेक्शन भी डाल देंगे, क्या करेंगे 7th बी है ना, या सी जो भी है आपका, ऐसे करके आप डाल देंगे। एंड नेम आप क्या करेंगे, शॉर्टकट में लिख सकते हैं नेम, नो प्रॉब्लम। ओके चलिए, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेंटेंस नंबर 1। He was given some work. He was given some work. Write down, is it in active voice or passive voice? Sentence number 1, he was given some work. Okay. Sentence number 2, she is singing a song. She is singing a song. She is singing a song. Sentence number 2. Write down, this is active voice or passive voice. Write down quick. Sentence number 3. B should be honest. B should be honest. Sentence number 4. They are requested. They are requested to join. They are requested to join. बहुत ही आराम से करिएगा। ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस? दे आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन। सेंटेंस नंबर 5, the students will learn active and passive. Active and passive.
The students will learn active and passive. Sentence number 5, again I am going to repeat 5. The students will learn active and passive voice. Active and passive voice. Write down in comment box this is active or passive. You can write down in comment box with your name, class, section. Okay, so this is activity for you. And please everyone, I request each one to take great care of yourself, stay at home and be safe. Okay, okay, thank you students, bye bye.